नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम कवि अमिताभ बच्चन के साथ हैं। जी हाँ शोधार्थियों, चौंकिए नहीं, आप सदी के महानायक से तो परिचित हैं अमिताभ बच्चन। बस इस नाम के एक और शख्स को पहचानना है, जानना है, समझना है। आप अगर उसे नहीं पहचानते तो आप अभाव में हैं। आपने एक बहुत ज़रूरी शख्स को अभी नहीं सुना, नहीं पढ़ा, और मैं अपने इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में अमिताभ बच्चन कवि से आपको परिचित करवाना चाहूँगी। अमिताभ ऐसे ही समाज चिंतक हैं। इनकी कविताओं में मुझे विशेष रुचि इसीलिए रही क्योंकि इसकी मार्फत हमने जाना कि किस तरह से सौंदर्य की अलंकार विहीन तहरीरें और तस्वीरें कविता में एक अतिरिक्त तरलता पैदा कर सकती है, एक आकुलता पैदा कर सकती है, बेचैन कर सकती है। पाठक के बतौर मैं इनको पढ़ रही हूँ कुछ दिनों से। अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों की ओर से मैं अमिताभ जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं, इनकी रचनात्मक यात्रा के लिए शुभकामनाएं भेजती हूँ। उन्हें मंगलेश सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके संकलन समस्तीपुर को सराहा गया, जिसमें इन्होंने कागज़ पर जो लिखा उससे अधिक वो दीवारों पर, पत्थर की पट्टियों पर, अभिलेखों पर उन कविताओं को आंजते हैं। जैसे आँख में अंजन वैसे आंजते हैं। अमिताभ अपनी सादगी के लिए और अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। सादे रहकर कैसे बिंदास रहा जाता है, ये हमारे कवि से कोई सीखे। इनकी सादगी और पुराने क्लासिकी तर्ज के कहन में जो शैली है इनकी, ये दरअसल इनके काव्य मूल्य को प्रस्तावित करती है, निर्धारित करती है। अमिताभ बच्चन हमारे समय के तहजीबी दस्तावेज से कुछ कम इनकी कविताएं नहीं हैं। वो तमीज़ और तहजीब सिखाती हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन में जब से फासीवादी ताकतें चहुँ ओर पसर गई हैं, वर्चस्व का खासतौर पर पर्यावरण में पतन की राजनीति और वर्चस्व की राजनीति होने लगी है, सत्तारूढ़ शक्तियाँ, ताकतवर शक्तियाँ जैसे जैसे अपनी क्रूर हिंसक आँख दिखाने लगी हैं, अमिताभ की कविताएं उतनी ही कहते हैं ना कि अंधेरे में रोशनी की तरह उतनी ही तेज़ साफ साफ नज़र आने लगी हैं, दिखाई देने लगी हैं। जितना अधिक अंधेरा होगा ये कविताएं उतनी अधिक साफ साफ दिखती और रास्ता दिखाती हुई नज़र आएंगी। ये कविताएं प्रतिरोध की कविताएं हैं। शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मैं अपने मिजाज, अपने जुनून में भी प्रतिरोधी कविताओं को ही लिखती रही हूँ, पसंद करती हूँ और आलोचना करती हूँ। इस अंधेरे के प्रति जो जागरूक कर दे, जो अपनी पक्षधरता का साबित कर दे, जो गवाही दे दे इस अंधेरे की, वो ईमान की बात करता है। और अमिताभ की कविताएं ईमान की बात करती हैं। हिंदी कविता में पिछले कई दशकों से आप देखें कि एथिक के नाम पर कविता में एक गद्यमयता है और उसके इनर सेल्फ में जो एक प्रवाह, एक गति है, वो गद्यमयी होती जा रही है। लेकिन अमिताभ इस सदी में, यानी 21वीं सदी के इस दूसरे दशक, हिंदी कविता में जो कुछ छूट रहा था हमसे, कविता में रिदम, इनर सेल्फ, उसको बचाने की पूरी मुहिम चलाते हैं, कोशिश करते हैं। और एक अच्छे कवि की खूबी भी यही होती है कि वो अपने इर्द गिर्द को पर असर डाले, कुछ ज़रूरी फेरबदल कर दे समय और समाज में। और ये खूबी अमिताभ की कविताओं में है। एक सच्चे कवि में ये खूबी होनी चाहिए। उसकी समकालीनों को विषय वस्तु
माने कंटेंट के रूप में बहुत कुछ मिले उसकी कविताओं से, उसकी रचना से। उसकी रचना अंधेरों में रोशनी डाले और साफ साफ मानवीयता, मानवीय मूल्य, हमारे खोते हुए जो हमारे भीतर से खोते हुई जो आपसी साझेदारी है या एक दूसरे को सोचने समझने की जो क़ुव्वत काबिलियत है, वो जो गायब होती जा रही पूरे परिदृश्य से, अमिताभ की कविताएं उससे भी हमारा नाता जोड़ती हैं। वो अपने समय के आदमी को पहचानते हैं और आदमियत को, और जो नज़र खोती जा रही हमारे बीच एक दूसरे को देखने की जो तलब खोती जा रही है, अमिताभ उसकी भी तलब, अमिताभ की रचनाएं उसकी भी तलब हमें देती हैं। ये कविताएं मनुष्यता की पहचान कराती हैं, अपने ज़मीर को खोजने की बात करती हैं, रचनाओं में मनुष्य को तलाशने की, एक आदिम, एक साधारण सर्वसाधारण मनुष्य को तलाशने की, और ये एक तरह का एक यूनिवर्सल एथिक के रूप में हमें केवल कविताई नहीं करते अमिताभ। जो चीज़ें आसानी से हमसे छूट गईं और हम इस भागम भाग में, इस प्रतिस्पर्धी दौर में, संवेदन शून्य दौर में जिन चीज़ों को छोड़ते गए और जिन चीज़ों से छूटते गए, अमिताभ उससे भी हमारा वास्ता कराते हैं। तो संकलन के नाम पे ही पहली कविता जो मुझे बेहद पसंद आई और मुझे लगा कि ये तो मुझे पढ़नी ही चाहिए, समस्तीपुर। छोटी सी कविता है। समस्तीपुर से मेरा प्यार एक भ्रम था, वह कोई जिला विला नहीं, मैं वहाँ कभी गया भी नहीं। फिर वह कौन था जो कहता था पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 में आ जाइए, या रुकिए मैं अभी रेल गुमटी पर हूँ, वहीं मिल लेते हैं। ये सब एक गायब हो गई लड़की के चक्कर में हुआ। समस्तीपुर उसी का माया लोक था, उसी के साथ गायब हो गया। उसी का माया लोक था, उसी के साथ गायब हो गया। एक दृश्य बुनते हैं अमिताभ। इनकी कविताएं मुझे विजुअल लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसी घटना, किसी स्थिति परिस्थिति की रिपोर्ट दर्ज कर रही हूँ। रघुवीर सहाय की श्रृंखला में अगर मैं देखूं, क्योंकि रघुवीर सहाय मेरे पसंदीदा कवि हैं और उनकी कविताएं भी मुझे रिपोर्ट दर्ज कराती हुई, न केवल ज़रूरी पहल हस्तक्षेप करती हुई, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता, अपनी पक्षधरता साबित करती हुई रिपोर्ट दर्ज करती है। तो एक निर्भीकता इन कविताओं में मुझे दिखाई देती है। किसी स्थान विशेष की बात नहीं होती, किसी जगह से प्रेम नहीं होता, किसी वस्तु से प्रेम नहीं होता, किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। स्थितियाँ और घटनाएं अगर वो आपके संवेदन का ज़रूरी हिस्सा बन गईं, आपकी स्मृतियों और सुधियों में सदा के लिए कैद हो गईं, तो अमिताभ उसी खींचते हैं, उसका एक बिंब बनाते हैं, उसका एक चित्र बनाते हैं, और वो हम श्रोताओं को, पाठकों को विजुअलाइज होता है। दूसरी कविता है प्यार की आचार संहिता। प्यार को एकांत, छाह और बिस्तर नहीं खोजना चाहिए। प्यार को प्रमाण जुटाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्यार को वीडियो रिकॉर्डिंग से दूर ही रहना चाहिए। प्यार को घर लौट आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्यार को अदालत, मंदिर, संविधान, पिनल कोड के शरण में नहीं जाना चाहिए। प्यार को ठहर कर पहाड़ की तरह खड़े होने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। छुपने के लिए प्यार को बेगूसराय से लखीसराय नहीं जाना चाहिए। उसे इस तरह गायब हो जाना चाहिए कि जैसे वह मर गया हो। सन्नाटे में भी अपनी आवाज़ सुनने की इच्छा प्यार के लिए आत्मघाती हो सकती है। प्यार को याद रखना चाहिए कि उसे किसी माँ बाप ने जन्म नहीं दिया। प्यार का कोई चाचा, मामा या भाई नहीं। प्यार को याद रखना चाहिए कि वह जन्म से अनाथ और अवैध है। प्यार को याद रखना चाहिए कि वह जन्म से ही अनाथ और अवैध है। डीजी, आईजी या एसपी के दरबार में गुहार लगाने पहुंचता नहीं प्यार, कि उसका वध तय है। प्यार के सवाल को न्याय का सवाल कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि न्याय के ठेकेदार प्यार को खैनी की तरह ठोक कर खा जाते हैं या गन्ने की रस की तरह पीकर पचा जाते हैं। प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्यार हमेशा अनाथ और अवैध होता है, क्योंकि वह विवाहित या अविवाहित नहीं होता, क्योंकि वह राजपूत और भूमिहार नहीं होता।
वह हिंदू मुसलमान नहीं होता, वह मालिक और नौकर नहीं होता। शोधार्थियों, प्यार की ऐसी परिभाषा, प्यार के लिए इस तरह के तंज के साथ, एक तिक्तता के साथ, बड़े अनुभव से कमासुत होकर, कमाया हुआ ये परिभाषा दी जा रही है, जो व्याख्या की जा रही है प्यार की, ये अनुभव से कमाई हुई है। और अनुभव में अगर कड़वापन, कसैलापन रहा है, तिक्तता रही है, व्यंजना रही है, तो वो कविता में साफ साफ दिखाई देती है। प्यार को इन सारी दुनियावी चीज़ों से, ये जो इर्द गिर्द है और जो आचार संहिता है, नीति नियम है, कानून है, निर्णायक की भूमिका है, संरक्षक और सुरक्षा और अभिभावक की भूमिका है, और देखा देखी या व्यवहार जगत में, जो दुनियावी जगत में जो प्यार की परिभाषाएं हैं, उन सब को अमिताभ यहाँ अलगा देते हैं, खारिज कर देते हैं और कहते हैं प्यार को बस प्यार ही रहना चाहिए। न वो जन्म लेता है न मरता है, प्यार सतत में है। प्यार भाव, विचार, संदेश नहीं है, केवल एक अनुभूत सत्य है, और सत्य को गढ़ा नहीं जा सकता, सत्य को बनाया नहीं जा सकता। तो जिसे बनाया और गढ़ा नहीं जा सकता, उसे मारा और बचाया कैसे जाए। प्यार को किस हद तक एक आकाशीय विस्तार देते हैं अमिताभ, और एकदम अनूठी व्याख्या अपनी ओर से करते हैं और दिखा देते हैं कि दुनिया के पैमानों में, सींकचों में, ढांचों में, खांचों में ये प्यार समाई नहीं होता, इसकी समाई नहीं की जा सकती। तो आप देख रहे हैं शोधार्थियों की शीर्षक ही अनूठे हैं इनके। अगली कविता है कब्र का जीवन। कब्र सिर्फ कब्रगाहों में नहीं होती, कुछ चौक चौराहों पर, कुछ बीच रास्तों पर होती है। उन्हें इमली के विशाल पेड़ों की घनी छाया नसीब नहीं होती, वे दवा या साइकिल की दुकानों से घिरी होती हैं। किसी दरिया का पानी उन्हें चूमने नहीं आता, कोई घास उन पर नहीं उगती, पतझड़ के दिनों में सूखे पत्ते उन्हें ढकने नहीं आते। वे दिन रात सुनती हैं शटर उठने गिरने की आवाज़, उनके कानों में बजती रहती है साइकिल की घंटी। हड़बड़ी में भागते लोगों के साथ बीतता है उन कब्रों का जीवन। बिजली के तारों के बीच से वे देखती हैं छोटा सा आकाश, दिन भर धुआं पीती है। आधी रात बाद ही मयस्सर होती है उन्हें नींद, आधी रात बाद ही मयस्सर होती है उन्हें नींद। कब्र में पहुंचकर ज़मींदोज़ होकर भी न सुकून मयस्सर है, न आकाश, न खुली हवा, न ताज़ी। मरने के बाद भी वो नींद मयस्सर नहीं। कैसी उलझन है, कैसा असमंजस है इस कविता में कि ये सारी चीज़ें, दम घुटता परिवेश, वही दकियानूसी लोग, उनकी सोच, उनकी समझ, वही रूढ़िग्रस्त पारंपरिक दिमाग और लोगों की पैठ दिनचर्या में, वही भागम भाग, वही दम लेने की फुर्सत, थोड़ी सी भी मोहलत या फुर्सत, और उन सब में ज़मींदोज़ वो कब्र, ये भागती दौड़ती हाफती ज़िंदगी। हर कोई अपनी अपनी कब्रगाह में कैद है, दफन है, ज़मींदोज़ है। कब्रगाह वही नहीं कहलाता जो एकांत में, सोने में, कहीं श्मशान में जाकर, कहीं कोने में, सन्नाटे में, नीरव स्थान पर, भयावह स्थान पर हो। जब चहुओर भयावह परिदृश्य हो, सब तरफ वो मरने की स्थितियाँ, विकट स्थितियाँ, विकराल स्थितियाँ, भयावह स्थितियाँ हो, दम हर दम पर दम उखड़ता हो, हर क्षण जैसे लगता है कि मृत्यु समीप आ गई। ऐसे आफत विपत में, ऐसी दिनचर्या में, ऐसी भागम भाग में, जहाँ गला काट एक दूसरे को हम हाफते दौड़ते भाग रहे हैं, जिंदा कौन है, जीवित कौन है, कौन पहचाना जा सकता है, कौन सांस लेता हुआ, किसका दम नहीं उखड़ता।
कौन सांस लेता हुआ अपनी जीवंतता के साथ, अपने उल्लास उजास और होशो हवास के साथ है मौजूद, अमिताभ उसकी बात करते हैं। बेहतरीन कविता। अगली कविता है महान बनने का भूत। इनके शीर्षक ही बड़े रोचक हैं। महान बनने का भूत मुझे दीमक सा चाट गया, मेरे सोए कवि को जहरीले सांप सा काट गया। मोची से उसके बक्से पर बैठ बतियाने में, लड़की को छेड़छाड़ से बचाने में, दोस्तों को जुआ खेलने से हड़काने में, भंग खाकर ठिठियाने में, सुट्टे लगाने में, जैसे तैसे दिल्ली आ जाने में, मरने के बाद पिता की डायरी को आविष्कारक की तरह पढ़ने में, दो एक बार माँ का इलाज कराने में, लोभ लालच और अपनी नीच हरकतों से कभी कभार झटका खा जाने में, पंडे पुरोहितों से लड़ जाने में, बीड़ी खैनी खाकर रात भर जग जाने में, मरे हुए दार्शनिकों को मन ही मन दोस्त दुश्मन और शागिर्द बनाने में, इधर उधर दो चार कविता छपाने में, निकल गई मेरी सारी महानता, फुस हो गई कविता। यहाँ व्यंग्य है और व्यंजना में अमिताभ ये कहते हैं कि जीवन में और लेखन में भारी फांक है लोगों की, सोच में, समझ में और व्यवहार में भारी अंतराल दिखता है, एक बड़ा गैप दिखता है। कथनी और करनी का फर्क इतना अधिक बढ़ता जा रहा है लोगों का कि इस माया जाल में, इस प्रपंच में, इस दिखावी दुनिया में, इस फैब्रिकेशन में सच क्या है, सही क्या है, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, नीति क्या है, नीति क्या है, करना क्या है, अकर और क्या नहीं करना चाहिए था, इस सब का फर्क नहीं सुझाई देता। तो कविता भी कहाँ रह गई? कविता किसे कहते हैं? शिक्षा हो, रोजी रोजगार हो, लोगों के दैनंदिन व्यवहार हो, एक दूसरे से बोल बर्ताव हो, एक दूसरे को रहन सहन की जो एक दूसरे के साथ हम साझेदारी करते हैं, उस सब में एक नकलीपन, एक फैब्रिकेशन, एक बनावटीपन, एक छद्म आ गया है। तो जब लेखन और जीवन में इतना फांक होता जा रहा है, मैंने यह सब कुछ देखा, जाना, समझा, भोगा, और इस जीवन यात्रा में, इस यात्रा में मैंने ये जाना कि कथित में, लिखित में, पढ़ित में और व्यवहारिक दुनिया में जो कुछ घट रहा है, जो यथार्थ है, जो गड्ढ-मड्ढ है, जो कड़वा कसैला है, बहुत फ़र्क है। और लोग कस्में खाते हैं, वायदे देते हैं, दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें गाल बजाते हैं, और उनके व्यवहार जगत में, उनके बोल बर्ताव में, उनके रहन सहन में, उनकी साझेदारी में उस का कुछ भी अंश दिखाई नहीं देता। तो ये झूठे दिखावों की पर एक व्यंग्य और तिक्तता से, अनुभव से कमाया हुआ ये एक दृश्य रचते हैं और कहते हैं कि कविताएं मेरी सब महानता को ओढ़े पहने घूम रहे हैं। जहाँ देखा मैंने बहुत साफ सुथरा चेहरा देखा, अपनी महानता को, अपने औरा को, अपने ठसक को, अपनी मठाधीशी को लोग बार बार जाहिर तो करते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच इसके लायक हैं? क्या वे वाकई उस मर्म को, करुणा को, संवेदन को छू पाए हैं? क्या उन्होंने अनुभव जगत में वे सारी सुख दुख के परिस्थितियों को सचमुच कमाया है, उस प्रक्रिया को भोगा भी है? और यदि नहीं, तो फिर कविता भी वे कैसे करते हैं? तो ये जो व्यवहार जगत में और ये किताबी दुनिया में और सिद्धांतों की और नीतियों की दुनिया जो है, संविधान की दुनिया जो है, इससे जो इस फांक को है वो साफ साफ इसमें जाहिर करते हैं। अगली कविता है तरह तरह के हिंदू। इसमें ये कविता बेशकीमती कविता है विद्यार्थियों, और आप जब समकालीन कवियों को पढ़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ये विमर्श, इस जांच पड़ताल को ज़रूर तुलनात्मक रूप में देखें। और ख़ास तौर पर आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, आज जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हावी हो रही हैं, आज जो सब तरफ पर्यावरण में पसरी है, जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है हमारे सोच विचार में, हमारे संवेदन संसार में, हमारे एक दूसरे के बोल व्यवहार में, उस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं अमिताभ। तरह तरह के हिंदू, ये कविता समकालीन कविताओं में एक मजबूत कविता है, एक बड़ी कविता कही जा सकती है।
सारे हिंदू हिंदू नहीं होते। जो हिंदू नहीं होते वे भी हिंदू होते हैं, क्योंकि वे मुसलमान नहीं होते। लंगोट बांधने, राख लपेटने वाले हिंदुओं में भी कुछ कम कुछ ज्यादा हिंदू होते हैं। एक खद्दरधारी गांधीवादी कब खतरनाक हिंदू में बदल जाए क्या पता। गरम होता नरम हिंदू, नरम पड़ता गरम हिंदू, जनवादी हिंदू, कम्युनिस्ट हिंदू, मुक्त हिंदू, उन्मुक्त हिंदू, जीवन के आखिरी वक्त में जगा हिंदू, अछूत हिंदू, सवर्ण हिंदू, गंवार हिंदू, सुसंस्कृत हिंदू, दलितों के हिंदू बने रहने की अपील करता हिंदू, भ्रष्ट अवसरवादी धर्मनिरपेक्ष हिंदू, टीक रखने और टोप लगाने वाले हिंदू, दिमाग ठंडा रखने के लिए माथे पर चंदन लगाने वाले हिंदू, भेदिया प्रचारक शूटर हिंदू, संहार करने वाला हिंदू, संहार देखता हिंदू, अपने हिंदू होने पर सुरक्षित महसूस करता हिंदू, मुस्लिम लड़की से इश्क में गिरफ्तार हिंदू, उग्र हिंदुओं से संपर्क वाला हिंदू, जन्म से हिंदू सिर्फ नाम पर हिंदू, खुद को हिंदू बताने में शर्माता हिंदू, झूठा हिंदू, सच्चा हिंदू, मुसलमानों का डर समझने वाला हिंदू, मुसलमानों को कसाई समझने वाला हिंदू। क्या हिंदुओं की ये अवास्तविक श्रेणियां हैं? क्या हिंदुओं की ये अवास्तविक श्रेणियां हैं? नहीं, हिंदू तरह तरह के होते हैं और यकीन मानिए उतनी ही तरह के मुसलमान भी होते हैं। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये एक जाति है जो कि जाति ही नहीं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद स्वदेश स्वराज स्वावलंबन कायम करने के बाद जात जमात समूह समुदाय संप्रदाय की राजनीति, और उसमें भी कई खोल है, कई परत है। हर कोई अपनी अपनी खोल में सुरक्षित है, हर कोई अपनी अपनी परतों में अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाए हुए है। जो अपने जन्म को अपने कर्म से अलग रखता है, जो अपने सोच विचार में, जो अपने संवेदन संसार में, जो अपने बोल व्यवहार में अपनी जात को प्रमुखता दे रहा होता है, और उसके हर व्यक्ति की शिनाख्त भी उसी तरह कर रहा होता है। हर किसी के नाम के आगे पीछे क्या लग रहा है, उसकी पहचान उसके जन्म से, उसके माता पिता से, उसके परिवेश से, उसके संस्कार से जाना जा रहा है, उसे परिभाषित किया जा रहा है। तो ये कई लेयर्स हैं, और ये सामाजिक ढांचे पर, खांचे पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती कविता है। एक बड़ी कविता इसलिए मैं इसे कह रही हूँ कि इसका कैनवास बहुत बड़ा है। कई खोल में, कई परतों में, कई लेयर्स में ये हिंदू, और हिंदू शब्द इसकी मायने कि जो हिंदुत्व को बार बार व्याख्यायित करता है, परिभाषित करता है, उच्चरित करता है, प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, जो हिंदुत्व को लाठी की तरह, एक टूल की तरह, अस्त्र और ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करता है, जो हिंदुत्व को अपने ओज तोज गरिमा, तेज गरिमा और ठसक और वो जो सामाजिक ऊंच नीच भेदभाव की विभेदक खाइयाँ हैं उनमें श्रेष्ठतर करके बताता है। तो नाम, कुल, वंश, गोत्र, ये सारी चीज़ें प्याज की परतों से अनगिनत कई ध्वनियाँ लिए हुए, भीतर कई दंश और टीस लिए हुए कविता उद्घोषित करती है कि जात जमात वालों की सींग पूंछ नहीं होती। उनको अलग से शिनाख्त कैसे किया जाए? उनके बर्ताव से, उनके आचरण से। वो अपने से कमतर लोगों, अपने से जो मुखर नहीं हैं, जो हाशिए पर हैं, जो कमज़ोर हैं, जो संख्या में कम हैं, अनुपात में कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ वह किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का बर्ताव करता है, वह किस तरह का आचरण अपने लोगों के साथ करता है। अपने समाज, परिवार, कुटुंब ही नहीं बल्कि बाहरी कंफर्ट जोन जो है, और उससे बड़ा कंफर्ट जोन है राज्य, क्षेत्र, देश, इन सब दायरों में तो व्यक्ति व्याख्यायित होता है अपने आचरण से, अपने कर्मों से। और यदि वो अपने कर्मों से नहीं पहचाना जाना चाहता और नहीं पहचाना जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो उसके भीतर की लेयर्स हैं
जो उसके आक्रोश में, उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी जो मठाधीशी है, उसकी जो पूंछ और मूछ की राजनीति है, उसमें वो साफ साफ शिनाख्त हो जाता है। बेहतरीन कविता। आपकी रचनात्मक यात्रा जारी रहे और आप अपना हस्तक्षेप यूं ही बनाए रखें और नई नस्ल को, नई फसल को ऐसे ही ज़रूरी संदेश से लबालब रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।